Lunar Reconnaissance Orbiter, this is the satellite which is orbiting the moon. Large body of salty water that is partially or completely not plants. These are the structures which are made by the animals. और सारा volume of water displace होता है and that causes the huge waves. Continent सारे cover हो गए, लेकिन क्या सारे landmass cover हुए हैं? Hello dear students, welcome to your own study platform Concept Corridor and I am your mentor Yogita Dhami. So today we are here going to start the second chapter for class 6 social science, that is oceans and continents, and this is the second chapter of your geography also. बेटा इससे पहले हमने फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ एंड 9th चैप्टर को ऑलरेडी कवर कर लिया है. इफ यू हैव मिस्ड देम आउट यू कैन चेक आउट द क्लास 6th सोशल साइंस प्लेलिस्ट. वहां पर यू विल फाइंड ऑल द एसएसटी रिलेटेड वीडियोस. ठीक है, एंड इफ यू वांट नोट्स यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम चैनल. लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. वहां पे आई विल शेयर ऑल द पीपीटीज सो यू विल बी डन विद योर नोट्स ऑल्सो. Clear? Now let's get started with the chapter here. And yes, before we start, don't forget to subscribe the channel, like this video, and if you feel this is worth watching, do share it among your friends so that more and more students can take benefit from it. ठीक है? Now let's get started. With the chapter Ocean and Continent, it is starting with a beautiful quote by Jules Verne. एक famous poet थे. इन्होंने oceans के बारे में कुछ beautiful line लिखी हुई है. ठीक है? देखते हैं. The ocean is everything. It covers 7/10 of the terrestrial globe. 7/10 कितना होता है? 10 में से 7 पार्ट, यानी कि 70%. सो इट कवर्स द 70% ऑफ आवर ग्लोब. दैट्स व्हाई इट इज एवरीथिंग, है ना. ह्यूज पार्ट कवर किया हुआ है हमारे ग्लोब का. इट्स ब्रेथ इज प्योर एंड हेल्दी. व्हाई इट इज प्योर एंड हेल्दी? बेटा अगर आप नॉर्मल सिटीज से कंपेयर करोगे तो सिटीज में कितना पोल्यूशन होता है ना. तो वहाँ की जो एयर है वो आपको फ्रेश नहीं फील करती. वहाँ पर आपको बड़ा सफोकेशन सा फील होगा, है ना. लेकिन यहाँ पर ओशन में ऐसा कोई सोर्स ऑफ पोल्यूशन नहीं है, बिल्कुल सेंटर ऑफ द ओशन में. तो वहां की जो एयर है वो बड़ी फ्रेश, बड़ी प्योर सी फील होती है ना. दैट्स व्हाई इट्स ब्रेथ इज प्योर एंड हेल्दी. क्लियर? इट इज एन इमेंस डेजर्ट. ना व्हाई डेजर्ट? यूजुअली डेजर्ट क्या होता है, जब हम डेजर्ट में जाते हैं तो हमको दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई देता, पत्ता भी नहीं हिलता दिखाई देता है ना. एंड यू फील वेरी लोनली देयर. लेकिन यहाँ पर देखो, इट इज एन इमेंस डेजर्ट, क्योंकि यहाँ पर भी दूर दूर तक ऊपर कुछ भी नहीं दिखाई देता अगर ओशन में चले जाओगे तो, है ना. Where man is never lonely, for he feels life stirring all around. यहाँ पर बेटा डेजर्ट इसलिए क्योंकि ऊपर कुछ नहीं दिखाई दे रहा दूर दूर तक, लेकिन यहाँ पर मैन कभी लोनली नहीं हो सकता. Why? Because ocean is full of life inside. आपको पानी के अंदर कितनी सारी लाइफ फॉर्म मूव करते हुए दिखाई देंगे, कितने सारे क्रिएचर मूव करते हुए दिखाई देंगे, है ना. So that's why he feels life stirring all around. Clear? आगे देखो. The ocean is a vast reservoir of nature. Why? बेटा ओशन के अंदर कितना सारा वाटर, सॉल्ट, लाइफ, प्लांट्स एंड एनिमल्स, सच वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर देयर. अभी भी नई नई स्पीशीज की डिस्कवरी हो रही है ना. सो दैट्स व्हाई इट इज अ वास्ट रिजर्वियर, अ बिग स्टोर हाउस ऑफ नेचर. क्लियर? द ग्लोब बिगन विद द ओशन, सो टू स्पीक, एंड हु नोज इफ इट विल नॉट एंड विद इट. बेटा बिलियंस ऑफ ईयर पहले जब लाइफ स्टार्ट हुई थी हमारी अर्थ पे, तो साइंस में ऐसा माना जाता है कि ओशन से ही स्टार्ट हुई थी, है ना. अब कैसे हुई थी कभी साइंस में पढ़ोगे. सो यहाँ पर इट्स बिगिन विद द ओशन, सो टू स्पीक, एंड हु नोज इफ इट विल नॉट एंड विद इट. तो ये बोल रहे कि क्या पता कभी आगे जाके लाइफ अगर खत्म हुई तो क्या पता ओशंस के साथ ही हो, है ना. सो दिस वे ही इज टेलिंग द इम्पोर्टेंस एंड द ब्यूटी ऑफ ओशन. Am I clear? चलो, moving ahead and now let's find out the big questions, the big mysteries we are going to unfold in this chapter. ठीक है? देखो question. What are oceans and continents? What are their names and their distribution? How they are distributed on our globe? This all we are going to find out. In what ways do ocean and continents impact life on Earth, including human life? How our life is being affected by these continents and the oceans? We are going to find out here. ठीक है? Now let's talk about this beautiful picture, the real one taken by Lunar Reconnaissance Orbiter. बेटा Lunar Reconnaissance Orbiter, this is the satellite which is orbiting the moon. वहां से ये पिक्चर ली गई है, a very close one, है ना. कितनी ब्यूटीफुल लग रही है. This all blue color is the water. और इसको ध्यान से देखो ना तो नॉर्थ में ये क्या दिखाई दे रहा है, ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है. क्या है ये? हमारी कंट्री इंडिया. And towards the left side, this is Africa, this is the right side, this is Australia, and towards the south, this is the Antarctic region. Am I clear? ये पूरी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है. Clear? Now let's talk about this only, our Earth, that is blue planet. Beta, why it is blue? You know the reason, because maximum part of Earth is covered with the water. देखो, almost 3/4 of the Earth's surface is actually covered with water. When it is seen from outer space, the Earth appear almost blue. That's why it is also known as ब्लू प्लैनेट, है ना. इजी है ये तो. चलो नाउ बेटा जो ये हमें पता है कि हमारी अर्थ में इतना सारा पानी है,
लेकिन वो वाटर किस में है? वट इज दैट वाटर बॉडी नोन एज? ओशन। बेटा वाटर अलग अलग जगह होता है ना, ओशन में होता है, सी में होता है, रिवर्स में होता है। अब इन सब में से जो लार्जेस्ट वाटर बॉडी है दैट इज ओशन, ठीक है। द लार्जेस्ट वाटर बॉडी वी सी ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड ओशंस। एनी प्रॉब्लम? नाउ व्हाट अबाउट लैंड? हाउ डू वी नेम लैंड? बेटा लैंड का एक बहुत बड़ा सा हिस्सा, अ ह्यूज पार्ट ऑफ लैंड ऑल टुगेदर इज नोन एज लैंड मास। क्या बोलते हैं उसको? लैंड मास। देखो द लार्ज बॉडी ऑफ लैंड इज कॉल्ड लैंड मास, ठीक है। अब चैप्टर का नाम क्या था? ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। तो लैंड मास बोलते तो कॉन्टिनेंट किसे बोलते हैं? बेटा कॉन्टिनेंट भी एक लैंड मास ही होता है ना। किसी भी लैंड मास को हम कॉन्टिनेंट तब बोलते हैं जब वो थोड़ा सा यूनिक होता है पॉलिटिकली, कल्चरली, है ना। उसको वो अपने आसपास के दूसरे जो लैंड मास होंगे उनसे वो थोड़ा अलग होता है। इसके पीछे दो रीजन है बेटा, एक साइंटिफिक रीजन भी है, नीचे की टेक्टोनिक प्लेट थोड़ी उससे रिलेटेड है, ये आप कभी साइंस में जाके पढ़ोगे। अभी के लिए ये समझ लो कि कॉन्टिनेंट किसको बोलेंगे? जो पॉलिटिकली, सोशली थोड़ा अलग से इवॉल्व हुआ हो अपने आसपास के एरिया से, ठीक है। तो लैंड मास को ही कॉन्टिनेंट बोला जाता है जब वो इन क्राइटेरियाज को मीट करता है। Am I clear? So all the continents that we know are actually land mass, ठीक है। लेकिन सारे लैंड मास हमारे अर्थ में, हमारे ग्लोब में वो कॉन्टिनेंट नहीं है। अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे जब हम कॉन्टिनेंट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। Am I clear? चलो मूविंग अहेड, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन द अर्थ। ये पिक्चर बेटा कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो क्या है ये टॉप व्यू है हमारे ग्लोब का, है ना। टॉप व्यू है, इसका मतलब पोल्स का व्यू है ना। तो ये कौन सा पोल होगा? This is the north pole. Here it is north pole and here it is the south pole. ठीक है। अब नॉर्थ पोल से व्यू लिया तो ऊपर का एरिया आया, राइट। सो हाफ ऑफ द स्फेयर ऑफ अर्थ यू कैन से। सो दिस इज द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड दिस इज द सदर्न हेमिस्फेयर। क्लियर? अब ये जो लाइन दिख रही है यहाँ पे, इनको कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो? प्रीवियस चैप्टर हमने पूरा एक्सप्लेन किया था मैंने अच्छे से। क्या है ये? बेटा पोल से जो लाइन एकदम ऐसे इमर्ज होती हुई आती हैं जैसे कि फाउंटेन की तरह, उनको क्या बोला जाता है? पोल टू पोल जो लाइन जाती है उन्हें क्या बोला जाता है? लॉन्जिट्यूड। सो दीज लाइन्स, ये वाली आउटवर्ड जो लाइन जा रही है ऐसे, वो क्या है? सारी लॉन्जिट्यूड। और जो ये सर्किल बने हुए हैं वो क्या है? दे आर लैटिट्यूड, है ना। जो ये लार्जेस्ट ये वाला पार्ट होगा ये है इक्वेटर। एनी प्रॉब्लम? इतना समझ में आ रहा है? नाउ बेटा यहाँ पे इसको देख के क्या पता पड़ रहा है? अगर ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है और ये सदर्न हेमिस्फेयर है तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कितना सारा ये लैंड दिख रहा है ना, इसके कंपैरिजन में सदर्न हेमिस्फेयर में देखो कितना कम है ना। इससे क्या पता पड़ रहा है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इज नॉट इक्वल ऑन बोथ द हेमिस्फेयर, ठीक है। देखो ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर। और इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है, लेट्स एक्सप्लोर में। सो लेट्स एक्सप्लोर। देखो What are the circular lines? Circular lines क्या है बेटा? Circular lines, ये वाली lines क्या है? अभी बताया था मैंने, latitude, है ना। So on map and you know what the lines radiating outward of the two poles are called? पता पड़ गया ना अब तो? जो ये पोल से बाहर को रेडिएट हो रहे हैं एज अ फाउंटेन, वो क्या है? लॉन्जिट्यूड्स। गॉट इट? चलो विच हेमिस्फेयर होल्ड्स मोर वाटर? अब बेटा देख के पता पड़ रहा है विच हेमिस्फेयर। ये वाला हेमिस्फेयर कौन सा था? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ये वाला कौन सा है? सदर्न हेमिस्फेयर। तो कौन से हेमिस्फेयर में ज्यादा पानी है? अब ये आप मुझे कमेंट में बताओगे, ये तो बड़ा इजी है, आई कांट टेल दिस, है ना। चलो what do you think could be the approximate proportion of land of water to land in northern hemisphere? Okay बेटा अगर हम रेशियो की बात करें, है ना, रेशियो जैसे हम बता रहे हैं कि हमारी अर्थ में 70% वाटर, तो वो एक रेशियो है। ऐसे इस हेमिस्फेयर में, यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लैंड और वाटर का कितना रेशियो होगा? कितना होगा बताओ? अगर अप्रोक्सीमेशन देखा जाए तो 50-50 तो नहीं है। 50% वाटर 50% लैंड ऐसे तो नहीं, क्योंकि वाटर फिर भी ज्यादा ही है। अगर यहाँ से भी आप हाफ कर लो तो ये लैंड इस तरफ लेके आओगे तब भी हाफ हाफ तो नहीं होने वाला, है ना। सो वी कैन से 40-60, है ना, अप्रोक्सीमेटली 40-60 होगा। क्या होगा? यहाँ पे 40% लैंड हो सकता है और 60% वाटर हो सकता है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अप्रोक्सीमेटली। नाउ व्हाट अबाउट एंड इन सदर्न हेमिस्फेयर? डिस्कस इन ग्रुप। सदर्न हेमिस्फेयर में देखो बेटा, सदर्न हेमिस्फेयर में पूरा पानी ही पानी दिख रहा है ना, बहुत थोड़ा लैंड है। तो लैंड को अगर हम यहाँ पे सारा एक साथ अगर इमेजिन करें तो ऑलमोस्ट इतना एरिया कवर करेगा ये मुश्किल से, isn't it? सो यहाँ पे ऑलमोस्ट 80-20 का रेशियो लग रहा है
है ना. अप्रोक्सीमेटली वी कैन से 20% इज लैंड एंड 80% इज वाटर. क्लियर? ऐसा लग रहा है अप्रोक्सीमेशन. अब थोड़ा बहुत यहां से वेरी कर सकता है बेटा. यहाँ पे अगर एक्चुअल में देखने जाओगे तो यहाँ पर आई थिंक इट इज 81% वाटर एंड 19% लैंड. ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी अप्रोक्सीमेशन है. चलो आगे चलते हैं. आर ऑल द ओशियंस कनेक्टेड विद वन अनदर और देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन देम. अब बेटा अगर वाटर बॉडी को देखो, ओशियंस को देखो, तो ओशन तो भाई यहाँ पर कोई लाइन दिख रही है क्या ओशन को? जैसे लैंड का आपको प्रॉपर मार्किंग दिख रही है ना. ये लैंड इससे सेपरेट है, ये वाला लैंड इससे सेपरेट है, हमें दिख रहा है. लेकिन वाटर में ऐसा कोई बाउंड्री दिख रही है क्या? नो बेटा, देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन द ओशंस. ठीक है, पढ़ते हैं आगे. देखो, सो लेट्स टॉक अबाउट ओशंस इन डिटेल फ्रॉम हियर. ऑल द ओशंस ऑन अर्थ आर कनेक्टेड विद ईच अदर फॉर्मिंग वन ग्लोबल ओशन. बेटा जितने भी ओशंस के नाम हम ये जानते हैं ना, ऑल दोज नेम आर जस्ट टू मेक थिंग्स इजी फॉर अस. एक्चुअल में वहां पर कोई सेपरेटिंग लाइन नहीं है उनके बीच में. किसी ने जाके वॉल थोड़ी खड़ी कर रखी है, पानी तो साथ में बह रहा है ना. सो दैट्स व्हाई इट कैन बी कंसिडर्ड एज वन ग्लोबल ओशन. Am I clear? चलो इस पिक्चर को देखो. यहाँ पर here all the names of different oceans are given, जो कि आपको याद करने हैं. So let's comprehend them. पैसिफिक ओशन फर्स्ट वन कहाँ पर है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका से यहाँ पीछे से जा रहा है, और यहाँ पर है क्या? एशिया और आपका ऑस्ट्रेलिया. सो इसके बीच में है द लार्जेस्ट वन पैसिफिक ओशन. इसके बाद द नेक्स्ट वन इज अटलांटिक ओशन. अमेरिका, अफ्रीका और थोड़ा यूरोप के बीच का हिस्सा अटलांटिक ओशन. इंडियन ओशन, सो इंडिया के नीचे वाला हिस्सा, यहाँ पे अफ्रीका है, इस तरफ ऑस्ट्रेलिया है, नीचे पूरा आपका एंटार्क्टिक ओशन है. ठीक है, एंटार्क्टिक ओशन को बेटा सदर्न ओशन भी बोला जाता है. ठीक है, एंड द टॉप वन इज द आर्कटिक ओशन. सो दीज आर द 5 ओशंस. लिस्ट इज गिवन हियर. अब प्रॉब्लम ये है कि इनको याद कैसे करें. और बेटा यहाँ को ये भी याद करना है कि विच वन इज द लार्जेस्ट ओशन, विच वन इज द स्मॉलेस्ट ओशन. ठीक है, तो कैसे याद होगा? इसके लिए बस आप पैसा याद रखो. पैसा पैसा पैसा. देखो, पी पैसिफिक ओशन, ए अटलांटिक ओशन, आई इंडियन ओशन, एस सदर्न ओशन जिसको कि हम एंटार्क्टिक ओशन ही बोलते हैं, एंड ए आर्कटिक ओशन. लिखो यहाँ पर पी ए आई एस ए. पैसा. लार्जेस्ट पैसिफिक ओशन, उससे छोटा दिस इज अटलांटिक ओशन, देन इंडियन ओशन, देन सदर्न ओशन, एंड देन स्मॉलेस्ट इज द आर्कटिक ओशन. याद हो गया? इजी है ना. चलो मूविंग अहेड. नेक्स्ट, नाउ हियर लेट्स एक्सप्लोर. Locate the 5 ocean and in the table below mark hemisphere और hemispheres they belong to. तो यहाँ पे जो 5 ओशन है वो कौन कौन से हेमिस्फेयर में है कि नहीं, ये आपको देखना है. ठीक है, सो अगेन हियर इज द पिक्चर. लेट्स स्टार्ट विद द पैसिफिक ओशन. बेटा पैसिफिक ओशन आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी आ रहा है और सदर्न में भी है, दोनों में ही है. ये बीच में क्या है? ये ब्लू लाइन. दिस ब्लू लाइन इज द इक्वेटर, है ना. तो इक्वेटर के ऊपर भी है, नीचे भी है, तो दोनों में ही है. यस, बोथ. Now coming to Atlantic Ocean, again इक्वेटर के ऊपर भी है, नीचे भी है, so both northern hemisphere and southern hemisphere. Coming to Indian Ocean, बेटा इंडियन ओशन का मैक्सिमम पार्ट तो southern hemisphere में, लेकिन northern में भी है. So यहाँ पे दोनों में ही टिक आएगा. ठीक है. Now coming to southern ocean, नाम से पता पड़ रहा है southern hemisphere में ही होगा ये तो पूरा, है ना. southern hemisphere यहाँ पर ही आएगा, इधर पे no. Coming to Arctic Ocean, so only on the northern hemisphere, not here. Easy है? Understood? Chalo. So what we got to know? The lines that divide the ocean on the map are just conventional. Water flow across the different ocean constantly from Gulf, Bay and Sea. बेटा जितने भी हमने ये अभी ओशंस के नाम सुने वो सारे के सारे कन्वेंशनल हैं. एक्चुअल में ओशंस का पानी एक से दूसरे में फ्लो हो सकता है. ठीक है, अब ये पानी फ्लो कैसे होता है? The water flow across different ocean constantly from Gulf, Bay and Sea. Now what are these Gulf, Bay and Sea? ये क्या है? ऑब्वियसली ये वाटर बॉडी हैं, बट हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ओशन, दिस ऑल यू शुड नो. और यहाँ ये इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में आ सकता है. ठीक है, सो पे अटेंशन. वी विल स्टार्ट विद सी. पहले सी की डेफिनेशन देखो. अ लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्टी वाटर दैट इज पार्शियली और कंप्लीटली सराउंडेड बाय लैंड. क्या बोला मैंने? ये लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्टी वाटर दैट इज पार्शियली और कंप्लीटली सराउंडेड बाय लैंड. तो फिर ओशन की डेफिनेशन भी तो ऐसी कुछ है बेटा. ओशन इज द लार्जेस्ट वाटर बॉडी ऑफ वाटर विच इज हैविंग सॉल्टी वाटर इन इट. ठीक है, ये लार्ज है, ओशन लार्जेस्ट है. अब इनके बीच का और डिफरेंस समझने के लिए लेट मी शो यू वन डायग्राम. लेट्स से दिस इज द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. ये यहाँ पर श्रीलंका है, इसके नीचे ये पूरा क्या है? दिस होल एरिया इज इंडियन ओशन.
पूरा बड़ा सा एरिया, लार्जेस्ट वाटर बॉडी दैट इज इंडियन ओशन। ठीक है, अब बेटा इसी इंडियन ओशन का पानी यहां पर जब हमारे साउथ वेस्ट कोस्ट को टच करता है तब हम इसको यहां पर क्या बोलते हैं? देन इट इज द अरेबियन सी, है ना? तो क्या समझ में आया? सी इज द एक्चुअली पार्ट ऑफ ओशन इटसेल्फ। ओशन का वो वाला पार्ट जो लैंड को जाके टच करता है, वहीं पर फिर हमारा सी होता है। समझ में आया? सो दैट्स वाई ओशन इज द लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विच इज कंटेनिंग सॉल्टी वाटर, और वही लार्ज बॉडी का जो पानी लैंड को आके टच कर रहा है वहीं पर आपको फिर सी मिलेगा। समझ आया व्हाट इज द डिफरेंस? चलो मूविंग अहेड। नाउ हियर बेटा पार्शली तो हमें समझ में आ गया, यहां पर पार्शली टच हो रहा है ना। व्हाट अबाउट कंप्लीटली? ये कंप्लीटली क्यों लिखा है डेफिनेशन में? ऐसा कोई सी है क्या जो कंप्लीटली सराउंडेड है लैंड से? यस, दैट इज कैस्पियन सी, है ना। अब बोलोगे मैम अगर पूरा कंप्लीटली सराउंडेड है तो उसका पानी फिर ओशन में कैसे जाता है? यहाँ लिखा हुआ है ना वाटर फ्लो अक्रॉस डिफरेंट ओशियन कॉन्स्टेंटली फ्रॉम सी, तो उसका पानी तो जाएगा नहीं बेटा, नहीं जाएगा, नहीं जाता है। कैस्पियन सी का पानी जो है वो सी उससे ओशन तक नहीं जा सकता। दैट्स वाई इट इज कंसिडर्ड एज फॉल्स सी। उसका नाम सी इसलिए है क्योंकि वो सी के साइज का है, ठीक है, उसका साइज सी से रिजेंबल करता है, दैट्स वाई। अदरवाइज इट इज ऑल्सो नोन एज इनलैंड लेक। अभी जो मैंने बताया ये एग्जाम में नहीं आएगा, कैस्पियन सी के बारे में आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट डेफिनेशन ऐसी दे रखी है। डेफिनेशन में लिखा हुआ है पार्शली और कंप्लीटली। सो जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड ये कंप्लीटली मतलब क्या है, इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। अंडरस्टूड? आई होप यू गॉट टू नो व्हाट इज सी। चलो मूविंग अहेड। नाउ व्हाट इज देन बे? बे क्या है बेटा? बे इज द ब्रॉड इनलेट ऑफ सी। देखो सी किसका पार्ट था? ओशन का। अब बे किसका पार्ट है? सी का। ठीक है, ब्रॉड इनलेट, ब्रॉड इनलेट ऑफ सी वेयर लैंड इज कर्व्ड इनवर्ड। जब लैंड ऐसे कर्व्ड हो अंदर को और यहां से जो सी का पानी है वो अंदर को आ रहा हो, सो ब्रॉड इनलेट ऑफ सी वाटर वेयर लैंड इज कर्व्ड इनवर्ड, दिस इज बे। ठीक है, देन व्हाट इज गल्फ? बेटा गल्फ इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सी, लेकिन यहां पर जो लैंड की कवरिंग होती है ना कुछ ज्यादा ही होती है। यहां पे हल्का सा कर्व्ड है, यहां पे बहुत ज्यादा लैंड से कवर है ये, दैट्स व्हाई इट इज लुकिंग लाइक अ यू। वहां पर सी स्ट्रक्चर मिल रहा है आपको, यहां पर कैसा स्ट्रक्चर मिल रहा है? यू। ठीक है, देखो अ पार्ट ऑफ सी नियरली सराउंडेड बाय द लैंड, ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट ये लैंड से ही सराउंड हो चुका है। समझ आया? सो हेयर देयर इज अ ब्रॉड इनलेट ऑफ सी वाटर, हेयर देयर इज अ नैरो इनलेट ऑफ सी वाटर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बे एंड गल्फ। एम आई क्लियर? समझ में आ गया? चलो मूविंग अहेड। नाउ लेट्स मूव फॉर मरीन लाइफ इन ओशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मरीन? बेटा ऐसी लाइफ जो ओशन या सी के अंदर मिलती है उसको हम मरीन लाइफ बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? द लाइफ और द फ्लोरा एंड फौना फाउंड इन द ओशन एंड द सी। अब लाइफ तो समझ में आ गया। व्हाट इज दिस फ्लोरा एंड फौना? बेटा फ्लोरा रिफर्स टू द प्लांट्स। देखो फ्लावर कहाँ होते हैं? प्लांट्स में होते हैं, तो फ्लोरा इज प्लांट्स। ये सिर्फ याद करने का तरीका है। ठीक है, सो फ्लोरा इज रेफरिंग टू द प्लांट्स एंड फौना इज रेफरिंग टू द एनिमल्स। कहाँ के? ओशंस के। अब इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स लिख के आ गए ना तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, डेफिनेशन क्या देखो, फ्लोरा द प्लांट लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और अ पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी एरिया में कौन कौन से प्लांट हैं उस टाइम पे वो वहां का फ्लोरा होगा, या फिर किसी टाइम पे एक जगह पे कुछ प्लांट हुए होंगे तो हम बोलेंगे वो उस टाइम का फ्लोरा था, है ना। सो इट इज द प्लांट लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और अ पीरियड ऑफ टाइम। सेम विद द फौना ऑल्सो, एनिमल लाइफ ऑफ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी एरिया में पाए जाने वाले सारे एनिमल वो वहां के फौना होंगे, या फिर किसी टाइम में अगर कोई एनिमल मिलते होंगे तब के फौना होंगे। क्लियर? अब हम मरीन लाइफ की बात कर रहे हैं तो पहले वहां के फ्लोरा एंड फौना को देखते हैं। कौन कौन से आपको प्लांट्स मिलते हैं ओशन के अंदर? द मेन दैट यू गेट इज एल्गा। वो पानी के पास वो ग्रीन ग्रीन कलर की काई देखी जिसे पांव रोको तो फिसल जाते हैं, दैट इज एल्गा। आपने देखा होगा रिवर्स के पास, पॉन्ड्स के पास बहुत मिलता है। ठीक है, वो ओशन के अंदर भी होता है। सो द मरीन फ्लोरा इंक्लूड्स टाइनी प्लांट्स कॉल्ड एल्गे एंड काइंड्स ऑफ सीवीड ऑल्सो। बेटा सीवीड्स आर वेरी हेल्दी, है ना, बहुत लोग उसको कंज्यूम भी करते हैं। देखो कमिंग टू फौना, अब कौन कौन से एनिमल हैं? बेटा एनिमल्स की तो लिस्ट खत्म ही नहीं होती। देखो द मरीन लाइफ फौना कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ कलरफुल फिशेज, डॉल्फिन्स, व्हेल्स, काउंटलेस मिस्टीरियस डीप क्रिएचर। ऐसे अजीब अजीब से आपको एनिमल वहां देखने को मिल जाएंगे। ठीक है,
Here, one picture which is given in NCERT and this is showing the marine life under the ocean. है ना? Heading भी दिया हुआ है यहाँ पर life under the ocean. So let's understand them one by one. The first one here is coral reef. बेटे coral reef को देख के कई सारे बच्चे बोलते हैं कितने सुंदर, कितने beautiful से plant हैं, colorful से. बेटा these are not plants. These are the structures which are made by the animals. Yes, there are some animals which are found near the ocean bed, sea bed. और वो यंग एज में मूव कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं वो फिर एक जगह सेटल हो जाते हैं. उनकी बॉडी से कुछ केमिकल प्रोड्यूस होते हैं और वही केमिकल बॉडी से बाहर आने के बाद इस तरीके से हार्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो केमिकल बनता रहता है, डिपॉजिट होता रहता है एंड देन यू गेट दिस कलरफुल लेयर. और इसी को क्या बोलते हैं? कोरल रीफ. Am I clear? So this is not a plant. This is the structure made by the animal. Moving ahead, next, a starfish on sea anemone. Starfish squares दिख रही है साफ? यहाँ पर देखो ये क्या है? This is sea anemone. It is again one of the ocean or sea animal. Anemone word को अगर land में देखोगे तो वहाँ पर फिर एक flower है वो. Anemone is a flower on land. लेकिन sea anemone is a animal which feeds on small insects, small fishes. This one here, shark. Everyone knows about it. Sperm whale. बेटे स्पर्म वेल की एक खास बात होती है, उनके फेस को ध्यान से देखोगे ना तो लगता है डब्बा है बिल्कुल, रेक्टेंगुलर बॉक्स. ये देखो यहाँ दिख भी रहा है ना, रेक्टेंगुलर बॉक्स फेस, स्पेशल फीचर. चलो नेक्स्ट, डॉल्फिन, यू नो अबाउट इट. नेक्स्ट, शैलो कोरल रीफ. यहाँ देखो ये भी कोरल रीफ है लेकिन ये शैलो वाटर में है ना, ज्यादा डेप्थ में नहीं है. शैलो कोरल रीफ विथ कलरफुल ट्रॉपिकल फिश. बेटे ट्रॉपिकल फिश आर रिमार्क्ड बाय देयर ब्यूटिफुल वाइब्रेंट कलर्स. कितनी कलरफुल दिख रही है ना. These are tropical fishes. ठीक है. Here this is algae, जो मैंने अभी बताया था काई जिसमें फिसल जाते हैं. This is algae, the green color. This is emperor penguin, mostly found in Antarctic region. Here Bonaire sea turtle. बेटा Bonaire का नाम नहीं है. Bonaire is a place where lots of sea turtles are found. That's why Bonaire sea turtle. Understood? चलो. Moving ahead. Now let's understand about the ocean water. Beta earth which is covered with 71% of water. Even then we always talk about water crisis. Why? Because maximum amount of water is present in sea and ocean and that is salty water. Can we consume that? No. That salty water is unfit for human consumption. In fact, we cannot use it for watering plants and giving animals also. ठीक है? देखो, the ocean together hold most of the water available on the planet, but this sea water is salty, unfit for consumption by most of the land animals, including humans. Got it? अब ये कितना है? Hold most लिखा है ना, कितना most? बेटा अगर पूरे अर्थ में 100% वाटर मान के चलो तो 97% water is this salty water. Only 3% we are left out with, and that is called fresh water. ठीक है. अब ये 3% फ्रेश वाटर कहाँ मिलता है? ये मिलता है हमें ग्लेशियर में, रिवर, लेक्स, एटमॉस्फेयर एंड अंडरग्राउंड. अंडरग्राउंड वाटर को हम ग्राउंड वाटर ही बोलते हैं, जिसको कि हम हैंडपंप से निकालते हैं ना या फिर मोटर से निकालते हैं, वो वाला पानी अंडरग्राउंड वाटर. ठीक है. अब अगर ये 3% फ्रेश वाटर है ना बेटा, ये भी हमें पूरा मिल जाए तो कभी वाटर क्राइसिस होगी ही नहीं. बट प्रॉब्लम ये है कि वो भी हमें पूरा अवेलेबल नहीं होता. मैक्सिमम ऑफ द फ्रेश वाटर इज अवेलेबल हियर, ग्लेशियर्स में, जहां वो पूरी बर्फ जमी रहती है. तो वहां जाके थोड़ी खोद के लाएंगे पानी यूज करने के लिए, है ना. सो वी कैन नॉट यूज दिस. वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन रिवर, लेक्स एंड दिस ग्राउंड वाटर, जो कि लेस देन 1% ऑफ फ्रेश वाटर बनाता है. सो जितना भी हमारी अर्थ में पानी है ना, उसमें से सिर्फ लेस देन 1% दैट इज अवेलेबल फॉर अस फॉर आवर यूजेज. और इसीलिए हम बार बार सेव वाटर बोलते हैं. ठीक है, क्योंकि हमें उस 1% को बचा के रखना है. समझ में आया बेटा? बेस्ड ऑन दिस वन क्वेश्चन, if there is such abundance of water on the planet, why there is so much talk about water crisis and water scarcity? क्यों है बताओ, क्यों हम इतना वाटर क्राइसिस बोलते हैं? आंसर मैंने पूरा समझा दिया. Because maximum यानी 97% of water is saline, we cannot use that. 3% is fresh water, and out of 3% maximum is there in the ice caps and glaciers, which is not usable for us. So we are dependent on even less than 1%. That's why water crisis. ठीक है. आंसर कैसे लिखोगे? Almost 97% water is present on earth is saline, that is unfit for drinking. Only 3% is fresh water. Out of this, most of the fresh water is locked in the glaciers and the ice cap. Only a small amount is available for use. That's why we talk about water scarcity and water crisis. समझ में आ गया? Next, what ways of saving water are you aware of? Which one have you seen practiced at home, at school, and in your village, town or city?
बेटा वाटर सेविंग के कई सारे मेथड आप जूनियर क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, इसका आंसर आप खुद से भी फ्रेम कर सकते हो, बट स्टिल आई हैव गिवन यू सम पॉइंट्स इफ यू वांट टू इंक्लूड दैट। फर्स्ट वन, यूज डिस्कार्डेड वाटर फ्रॉम प्यूरिफायर फॉर वाटरिंग द प्लांट्स। जो घर में एक्वागार्ड प्यूरिफायर होते हैं उससे बहुत सारा पानी वेस्ट होता है, आपने देखा होगा वेस्ट पाइप से निकलता है ना। अगर हम उसको स्टोर करके उसको यूज कर लें देन वी कैन सेव वाटर। नेक्स्ट, यूजिंग बकेट इंस्टेड ऑफ शार, ये पहले से पता है आपको। यूजिंग बकेट वाटर इंस्टेड ऑफ पाइप फॉर कार वॉशिंग वाटरिंग द प्लांट। बेटा जब भी हम ये पाइप यूज करते हैं या फिर शार यूज करते हैं तो बहुत सारा पानी यहाँ वहाँ वेस्ट हो जाता है, लेकिन अगर वही पानी को बकेट से यूज करेंगे, मग से, तो हम बहुत प्रिसाइसली यूज करेंगे, है ना, देन वी कैन सेव अ लॉट अमाउंट ऑफ वाटर। Am I clear? So these are some of the save water method. Clear? चलो, now we are moving for Indian Ocean. अब बेटा इंडियन ओशन में थोड़ा दोबारा ध्यान देते हैं। This is the map. अब अगर इंडियन ओशन को ध्यान से देखो तो इंडियन ओशन की बाउंड्री किस किस ने बना रखी है? नॉर्थ में क्या है? यहाँ पर पूरा एशिया, यहाँ पर वेस्ट साइड में क्या है? ये अफ्रीका, ईस्ट साइड में क्या है? ऑस्ट्रेलिया, और सदर्न साइड में क्या है? सदर्न ओशन, है ना। दिस इज ऑल रिटन हियर। देखो, Asia to the north, Africa to the west, Australia to the east, and apart from that Southern Ocean towards the south. This is marking the boundary of the Indian Ocean. Clear? Now coming here to the Indian map. अब बेटा इंडियन मैप को ध्यान से देखो, इसके नीचे पूरा क्या है? इंडियन ओशन, लेकिन हमने यहाँ पे इंडियन ओशन नहीं लिखा हुआ है। जो इंडियन ओशन का पार्ट हमारी बाउंड्री, हमारे कोस्टल रीजन को टच कर रहा है, उनमें से एक को हम बोलते हैं अरेबियन सी, एंड दिस साइड इट इज बे ऑफ बंगाल। एंड इन दीज वाटर बॉडीज वी आर हैविंग दीज स्मॉल स्मॉल आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हियर, एंड देयर इज द लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, सो दिस मैप ऑफ इंडिया यू शुड बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड। एम आई क्लियर? चलो, नाउ वी आर मूविंग फॉर ओशंस एंड डिजास्टर्स। बेटा ये वाली पिक्चर हमने इनिशियली देखी थी, इसमें जितना भी ये ब्लू पोर्शन है वी नो दिस इज ओशन, but what are these white patches? These are the clouds. Yes, बेटा ओशन में कितना सारा पानी होता है ना। जैसे ही सनलाइट फॉल होगी तो एकदम से बहुत सारा पानी इवेपोरेट होगा। इवेपोरेशन से क्या होगा? वाटर वेपर ऊपर जाएंगे और क्लाउड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, एंड दीज क्लाउड्स ओनली व्हेन दीज क्लाउड्स कम टू द कॉन्टिनेंट दे गिव अस रेन, एंड दैट्स व्हाई वी एक्सपीरियंस सो मच ऑफ रेन। ठीक है, there are large masses of cloud over the ocean that bring rain to the continents. हम इंडिया में बोलते हैं ना मानसून रेन आने वाली है, हर साल बोलते हैं मानसून रेन आने वाली है। क्या है वो मानसून रेन? एक्चुअली दीज आर द क्लाउड्स विच ओरिजिनेट फ्रॉम ओशन ओनली। ठीक है, और वो हमारे लिए इतनी सारी बारिश लेके आते हैं। देखो, फॉर इंस्टेंस द मानसून रेन इन इंडिया वी एक्सपेक्ट एवरी समर ओरिजिनेट इन द ओशन इटसेल्फ। और बेटा हमारे इंडिया में इस मानसून रेन पे हमारा पूरा एग्रीकल्चर डिपेंड करता है। ठीक है, दैट्स वाई विदाउट सच रेन आवर एग्रीकल्चर एंड ऑल लाइफ विल सफर अ लॉट। एम आई क्लियर? नाउ बेटा जो ये क्लाउड्स हैं वो क्या सिर्फ हमेशा रेन ही लेके आते हैं? नो, कई बार ऐसा होता है कि ये क्लाउड्स के साथ साथ फिर स्ट्रॉम भी आता है ना। बहुत तेज हवाएं चलते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, उसको हम स्ट्रॉम बोलते हैं, है ना। और वो हवा अगर कुछ ज़्यादा ही तेज चले देन व्हाट इट इज कॉल्ड? साइक्लोन, हरिकेन, टाइफून बोलते हैं ना। अलग अलग नाम है इन सबके, अलग अलग कंट्रीज में। यस, so these clouds can sometime accompanied by storm also. ठीक है, अब storm originate कहाँ से होता है? बेटा storm originate होता है जो ओशन के आसपास का एटमॉस्फेयर होता है ना ऊपर, उसमें कुछ वेरिएशन होता है उसके वजह से। अब डिटेल में क्लास 7 में पढ़ोगे, इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रोल है, इसको आपने 7th क्लास में पढ़ना है। ठीक है, लेकिन अभी ये समझो कि जो साइक्लोन आ रहा है, जो भी स्ट्रॉम आ रहा है, दैट इज ओरिजिनेटिंग ड्यू टू सम वेरिएशन इन द एटमॉस्फेयर। ऊपर का जो एटमॉस्फेयर होता है ओशन का, वहां पर, उसके वजह से। ठीक है, देखो, सो बट ओशन ऑल्सो गिव अस राइज टू स्ट्रॉम वायलेंट इवेंट विद एक्सट्रीम रेनफॉल, स्ट्रॉन्ग विंड्स। और जब ये विंड्स कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं देन सच एज साइक्लोन और टाइफून, जिसको कि हम कई बार हरिकेन ही बोलते हैं, वो सब आता है, विच कैन कॉज वाइड स्प्रेड डैमेज इन द कोस्टल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। जहाँ पर भी कोस्टल एरिया होगा वहाँ पर बहुत डैमेज करते हैं फिर। अंडरस्टूड? सो दिस इज वन ऑफ द डिजास्टर विच कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय द ओशन। इसके अलावा बेटा देयर इज वन मोर नेचुरल डिजास्टर दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम ओशन इटसेल्फ, और उसका नाम है सुनामी। नाउ हाउ दिस सुनामी इज डिफरेंट फ्रॉम दिस स्ट्रॉम? कैसे अलग है ये? बेटा स्ट्रॉम कब प्रोड्यूस होता है? जब सी के ऊपर की, ओशन के ऊपर की एटमॉस्फेरिक कंडीशन कुछ चेंज होती हैं। लेकिन सुनामी कब प्रोड्यूस होता है? जब सी के अंदर वोल्केनिक इरप्शन हो जाए या अर्थक्वेक आ जाए देन। ठीक है, सो यहाँ पर सुनामी में ऊपर के एटमॉस्फेयर का रोल नहीं है, अंदर के जो लैंड है
वहां पर कभी डिस्टर्बेंस आ जाए देन सुनामी अपीयर्स। ठीक है, देखो क्या है, अ सुनामी इज अ नेचुरल डिजास्टर दैट ओरिजिनेट्स इन द ओशन। It is a huge and powerful wave generally caused by strong earthquake or volcanic eruption at the bottom of the ocean. ओशन के नीचे जो बेस है, जो लैंड है, वहां पर अगर डिस्टर्बेंस आ जाए ड्यू टू अर्थक्वेक और वोल्केनिक eruption, देन वहां से फिर बहुत बड़ी बड़ी वेव प्रोड्यूस होती हैं पानी की, और वो फिर आपका सुनामी लेके आती हैं। ठीक है, अब इसको समझो थोड़ा ध्यान से। बेटा लेट्स से आपके पास एक ग्लास है, उसमें आपने पानी बिल्कुल फुल भरा हुआ है, और आपको कोई बोले ट्रे में रख के इसको एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाओ, तो आप कितना धीरे चलते हो, है ना? ऐसा लगता है जरा सा भी हिलोगे और एकदम से पूरा स्प्लैश बाहर आ जाएगा पानी का, होता है ना? वो एक छोटा सा ग्लास है, वहां से भी हल्का सा मूव करने में बहुत बड़ा स्प्लैश बाहर आता है बेटा। यहाँ तो पूरा ओशन है, इतना सारा पानी एक जगह पे। अब नीचे से बेटा अगर इतना सा भी लैंड हिल गया बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक और बिकॉज ऑफ वोल्केनिक eruption, तो क्या होगा, एकदम से बहुत सारा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होता है, एंड दैट कॉजेज द ह्यूज वेव्स। ठीक है, एंड दीज वेव्स कैन ट्रैवल अप टू 1000 किलोमीटर्स, बहुत दूर तक ये वेव ट्रैवल कर सकते हैं और बहुत बड़ी वेव होती हैं, एंड दिस वेव कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज। ठीक है, देखो here tsunami can travel thousands of kilometers and submerge the coastal areas causing a widespread damage। और ऐसा सुनामी इंडिया ने भी देखा है बेटा। कब आया था? 26 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2004 को आया था। क्यों आया था? बिकॉज द इंडियन ओशन वर स्ट्रक बाय अ पावरफुल सुनामी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में अर्थक्वेक आया जिसकी वजह से सुनामी क्रिएट हुई, किसमें? इंडियन ओशन में। और जो वो वेव क्रिएट हुई वो जिस जिस कोस्टल एरिया को जाकर उसने टच किया वहां सब जगह उसने डैमेज कर दिया, तबाही कर दी थी। ठीक है, दैट्स वाई दिस नेचुरल डिजास्टर इज काउंटेड एज वन ऑफ द डेडलीस्ट डिजास्टर इन हिस्ट्री, बिकॉज यहाँ पर मोर देन 2 लाख पीपल लॉस्ट देयर लाइफ। दैट्स वाई। ठीक है, here more than 2 lakh people lost their life in India. The Andaman Nicobar, here the coastal region of Tamil Nadu, Kerala were severely affected and suffered much damage and loss of life. और बेटा इतना लॉस पता है क्यों हुआ? क्योंकि उस टाइम पे सुनामी अलर्ट सिस्टम नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, पता ही नहीं था कि ऐसे भी सुनामी आ सकता है। ठीक है, और उसके बाद हम प्रिपेयर्ड भी नहीं थे। आजकल क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम है, अगर कोई भी ऐसा नेचुरल कैलेमिटी आने वाली होती पता रहता है पहले से, तो पहले से इवैक्यूएशन शुरू हो जाता है, हम प्रिपेयर हो जाते हैं। उस टाइम पे कोई प्रिपरेशन नहीं थी, दैट्स वाई देयर वाज सच डैमेज। ठीक है, अभी देखो सच सुनामीज आर रेयर बट ना वेरी डिस्ट्रक्टिव। लकीली दे कैन बी ऑफन डिटेक्टेड बिफोर दे हिट द कोस्ट। मेनी कंट्री कोलैबोरेट इन सच अर्ली वार्निंग सिस्टम। अर्ली वार्निंग सिस्टम, देयर इज अ पर्टिकुलर इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम टू विच मेनी कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट। अभी इंडियन ओशन में एक प्रॉपर अपना सिस्टम बना चुके हैं हम, इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम, जिसमें बहुत सारी कंट्री कोलैबोरेट करते हैं। Am I clear? Now, event that leads to loss of life and property are handled by disaster management. India has its own National Disaster Management Authority. नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या करते हैं बेटा? ये कभी भी ऐसे नेचुरल कैलेमिटी आता है, कोई भी डिजास्टर अगर होता है तो वहाँ पर उसका मैनेजमेंट, उससे पहले जितने भी इवैक्यूएशन होता है, सबको अलर्ट करना होता है, दैट ऑल इज हैंडल्ड बाय दिस अथॉरिटी। एम आई क्लियर? अंडरस्टूड? चलो नाउ हियर जो आपको याद करना है, सुनामी इन इंडिया कब आई थी? 26 दिसंबर 2024 को। कौन कौन से स्टेट अफेक्टेड थे? अंडमान निकोबार, केरला एंड तमिलनाडु। इतना पता होना चाहिए। ठीक है, चलो मूविंग अहेड एंड नाउ डोंट मिस इट आउट। व्हाट इज दिस? दिस इज द एम्बलम ऑफ आवर इंडियन नेवी एंड इनका मोटो क्या है? सम नो वरुणा। वरुणा कौन है? हु इज वरुण? वरुण देवता, इंडियन माइथोलॉजी में बोलते हैं, है ना? कौन है ये? जल के देवता। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं उनको? बी ऑस्पिशियस ओ वरुणा, उनसे प्रे कर रहे हैं, बी ऑस्पिशियस ओ वरुणा। एंड दिस शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, द ओशन इन आवर लाइफ। Am I clear? चलो बेटा, with this we are done with the half of the chapter that is ocean, and now we are moving to the next topic that is continent. ठीक है, so let's go for it. बेटा कॉन्टिनेंट कितने होते हैं पता है? देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, है ना? यूजुअली जो ह्यूज लैंड मास होते हैं उन्हीं को हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं। इतनी पहले से पता है बात आपको? नाउ बेटा कॉन्टिनेंट्स आर विजिबल ऑन द मैप, दे कैन बी काउंटेड इन सेवरल वेज। बेटा जो मैंने अभी काउंट बोला ना 7, जो आपको पहले से पता है कि 7 कॉन्टिनेंट्स आर देयर ऑन आवर ग्लोब, वो वेरी भी कर सकता है। दिस कैन वेरी फ्रॉम 4 to 7। यस, हम 7 भी काउंट कर सकते हैं कॉन्टिनेंट को और 4 भी काउंट कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं वो हमें समझना है यहाँ पर। ठीक है,
लेट्स गो टू दिस मैप अगेन, शुरू से हम इसी से पढ़ते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर आपको क्लियर सारे कॉन्टिनेंट दिख रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इस साइड आपका एशिया होता है, यहाँ यूरोप होता है, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। सो 1 2 3 4 5 6 7 कॉन्टिनेंट जो आपको पहले से पता है। अब इनमें वेरिएशन क्यों होता है वो हमको समझना है। बेटा कॉन्टिनेंट हम किसको बोलते हैं? अ ह्यूज लैंड मास। जब कोई भी बहुत बड़ा लैंड कंटिन्यूस होता है उसको हम कॉन्टिनेंट बोल सकते हैं, डिपेंडिंग कि वो कुछ क्राइटेरिया को मीट करे। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले इसको ध्यान दो, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। बेटा ये क्या दो अलग अलग हैं क्या? नो, ये हल्का सा यहाँ से कनेक्शन है ना। सो दीज कैन बी कंसिडर्ड एज वन लैंड मास ऑल्सो। तो कई बार हम नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को सिर्फ अमेरिका भी बोल सकते हैं, सिर्फ वन कॉन्टिनेंट अमेरिका भी कंसिडर कर सकते हैं, है ना। अगर हम दोनों की जगह पे सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट काउंट कर लें तो फिर एक कम तो वैसे ही हो गया हमारे पास, है ना। अब हमारे पास 6 कॉन्टिनेंट हो जाएंगे। ठीक है, देखो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका आर जनरली कंसिडर्ड टू बी 2 कॉन्टिनेंट्स, बट if seen as a single landmass then they can also be considered as one। अब हम इनको वन कंसिडर कर सकते हैं, अब हम इनको वन कंसिडर कर सकते हैं, है ना। आगे देखो, नाउ लेट्स कम टू दिस पार्ट। बेटा ये तो देखने में ही पता पड़ रहा है कि एक ही लैंड मास है, लेकिन तब भी हम बोलते हैं कि यहाँ पर आपके पास एशिया है और इस साइड आपके पास यूरोप है। अब ऐसा क्यों? देखो यहाँ पर यूरोप एंड एशिया आर जनरली कंसिडर्ड एज 2 कॉन्टिनेंट्स, although the map makes it very clear that they form a single landmass। In fact, geologists often regard them as single continent known as Eurasia। इसको कई बार जियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो यूरेशिया ही बोल देते हैं। ठीक है, अब तभी भी इतना क्लियर दिखने के बाद भी why they are considered as 2 different continent। बेटे कॉन्टिनेंट किसी भी चीज़ को बोलने के लिए क्या क्राइटेरिया बताए थे मैंने? एक तो साइंटिफिक है ना, तो उसके नीचे की टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उनके बेसिस पे होता है। दूसरा, how they are evolved, how that particular continent, the people there, they were evolved in the history। उसके वजह से भी कई बार अलग अलग कॉन्टिनेंट हो सकते हैं। अब अगर हम यूरोप और एशिया को देखें, सो हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन यूरोप इवोल्यूशन हैज बीन वेरी डिफरेंट फ्रॉम एशिया। जो यूरोप का इवोल्यूशन हुआ था ना हिस्ट्री में, वो बहुत अलग तरीके से हुआ था, इसीलिए यूरोप और एशिया को अलग अलग कॉन्टिनेंट में काउंट करते हैं। ठीक है, लेकिन एज अ लैंडमास देखेंगे फिर वो एक ही कॉन्टिनेंट है। Am I clear? So अभी कितने हो गए? अमेरिका 1 हो गया, यूरेशिया दूसरा हो गया, सो अफ्रीका 3rd, ऑस्ट्रेलिया 4 एंड एंटार्क्टिका 5। तो हमारी काउंटिंग देखो 5 पे आ गई अब। ठीक है, अब फिर से हम इसको देखेंगे। बेटा यूरेशिया और अफ्रीका अगेन यहाँ बीच में ये कंटिन्यूस कनेक्शन है ना, ब्रेक थोड़ी है। तो अगर हम इसको एक ही लैंड मास मान लें तो फिर तो ये पूरा का पूरा एक ही कॉन्टिनेंट हो जाएगा, यूरेशिया एंड अफ्रीका, है ना। देखो Africa and Eurasia are sometimes regarded as one continent because they form the one land mass। तो अब हमारी काउंटिंग देखो क्या हुई, अमेरिका ये पूरा 2, ऑस्ट्रेलिया 3 एंड एंटार्क्टिका 4। तो हो गया ना, 4 से 7 के बीच में हमारी काउंटिंग हो सकती है कॉन्टिनेंट की। Am I clear? बेटा इसके बेसिस पे here one table that you have to fill। यहाँ पर आपको काउंट लिखने हैं कॉन्टिनेंट के। पहले हम कम लिखेंगे 4, then 5, then 6 एंड then 7। मैप को देख के लिखते हैं। सबसे पहले उनको लिखो जहाँ कोई चेंज नहीं आया, एंटार्क्टिका एंड ऑस्ट्रेलिया, दीज वर द कॉन्टिनेंट जो कंटिन्यूस चल रहे हैं, इनमें कोई चेंज नहीं आ रहा है ना। तो पहले हम ये 2 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, फिर आप लिखो अमेरिका। ठीक है, उसके बाद लिख लो ये पूरा एक साथ। सो 1 2 3 एंड 4, ये हो गई हमारी 4 की काउंटिंग। देखो यहाँ पे लिखेंगे एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका पूरा, फिर अफ्रीका और यूरेशिया पूरा एक साथ, हाइफन के साथ साथ में लिखा हुआ है। ठीक है, अब 4 की जगह 5 कर रहे हैं तो हाइफन हटा के कॉमा लगा लो, तो अफ्रीका और यूरेशिया अलग अलग हो जाएगा। अब 5 काउंट हो गए। अब 6 करने हैं तो अमेरिका को अलग कर लो, तो यहाँ पर आपका अमेरिका की जगह नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, बाकी आपका अफ्रीका यूरेशिया। ठीक है, और 6 की जगह अगर 7 करने हैं तो यूरेशिया को भी अलग कर लेते हैं, फिर यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एशिया एंड यूरोप एट लास्ट। समझ में आया? सो दिस वे वी कैन काउंट इन डिफरेंट वेज। Am I clear? Now here don't miss it out, these are the Olympic rings। कितनी रिंग है यहाँ पर? 1 2 3 4 5। What these 5 rings are representing? बेटा these 5 rings are representing the 5 inhabited continent। ऐसे कॉन्टिनेंट जहाँ लोग रहते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एंटार्क्टिका तो होगा नहीं, एंटार्क्टिका की अपनी कोई पॉपुलेशन नहीं है, वहाँ लोग जाते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, साइंटिस्ट जाते हैं लेकिन वापस आ जाते हैं, है ना। सो एंटार्क्टिका के लिए रिंग नहीं है। उसके अलावा और कौन सा रिंग मिसिंग है? बेटा यहाँ पर साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के लिए एक ही रिंग है, यानी अमेरिका का 1 रिंग है। ठीक है, दैट्स वाई। सो 5 इनहैबिटेड कॉन्टिनेंट्स रिंग्स आर देयर इन दिस ओलंपिक रिंग पूरा सिंबल। समझ में आया?
चलो नेक्स्ट एक्टिविटी हियर फॉर यू, लेट्स एक्सप्लोर। जितने भी कॉन्टिनेंट है वो सारे बॉक्स फॉर्म में आपको दिए हुए हैं। अब यहाँ पर आपको इनका डिफरेंट साइज फाइंड आउट करना है इस एक्टिविटी से, ठीक है। करते हैं। काउंटिंग द नंबर ऑफ स्क्वायर, नेम द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। बेटा काउंट करने की जरूरत ही नहीं, दिख ही रहा है ये पिंक वाला जो है पूरा एशिया, सबसे ज्यादा इसी में है बॉक्स, है ना, लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट ये दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया। 1 2 3 6 एंड 7 8, कितने इसमें? 8। सो ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट, एशिया इज द लार्जेस्ट। काउंट कर लेना खुद से, ठीक है। मूविंग अहेड, विच वन इज लार्जर, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। लो काउंटिंग करवा के छोड़ेंगे, मुझे लगा काउंट करना नहीं पड़ेगा मुझे, ठीक है। चलो कर लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में कितने हैं? 3 and 2 5 और यह है लाइन 4 4 5 जा 20 और 1 21। साउथ अमेरिका में 3 लाइन एंड दिस इज 3 + 3 6 3 जा 18। सो हेयर देयर आर 18। तो आपका है नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका में विच वन इज लार्जर? ऑब्वियसली नॉर्थ अमेरिका। नेक्स्ट अफ्रीका एंड नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका भी काउंट करो अब। 4 3 3 6 7 4 7 जा 28 + 2 30। सो अफ्रीका एंड नॉर्थ अमेरिका, तो अफ्रीका बड़ा है ना। नेक्स्ट वन इज एंटार्क्टिका एंड ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया हमने काउंट कर लिया। एंटार्क्टिका देखते हैं। 3 3 6 एंड 3 9 3 12 13, ठीक है। सो कौन सा बड़ा है? ऑब्वियसली एंटार्क्टिका बड़ा है। नेक्स्ट, रिकलर द डायग्राम बाय हैविंग सिंगल कलर फॉर यूरोप, एशिया एंड रीनेम द रिजल्ट एज यूरेशिया। तो इसको कलर कर लेते हैं। अगर इसको हम पूरा एक कलर कर लें ब्लू, तो ये हो गया आपका पूरा एक साथ वन कॉन्टिनेंट एंड दिस इज यूरेशिया, ठीक है। कंपेयर इट्स साइज विद साउथ अमेरिका। बेटे साउथ अमेरिका से कंपेरिजन की जरूरत क्या है, तो बहुत ही छोटा है, लेकिन इसके बॉक्स काउंट कर लेना, तो फिर कंपेयर करके बताना कि इसमें इतने ज्यादा, इतने एक्स्ट्रा बॉक्स हैं, है ना। इट इज लार्ज बाय दिस नंबर ऑफ बॉक्स, ऐसे करके। राइट डाउन द लिस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ओके, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? नंबर से पता पड़ रहा है। सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। सो दिस इज द 1। इसके बाद सेकंड हो जाएगा आपका, अच्छा हमने यूरोप तो काउंट ही नहीं किया है, यूरोप भी काउंट करते हैं। 3 एंड दिस इज 3 9 10 11, यूरोप है 11। सो ऑस्ट्रेलिया 1, यूरोप 2, अंटार्कटिका 3, देन साउथ अमेरिका 4, नॉर्थ अमेरिका 5 के बाद अफ्रीका 6 और 7 तो एशिया है ही सबसे बड़ा। सो दिस हमने पूरा अरेंज कर दिया स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट की तरफ। अंडरस्टूड? चलो मूविंग हेड। नाउ गेटिंग बैक टू दिस मैप अगेन। बेटे यहाँ पर जितने भी कॉन्टिनेंट थे उन सबको हमने कवर कर लिया, यानी सारे लैंडमार्क्स को हमने कवर कर लिया है। कवर कर लिया क्या? सारे लैंडमार्क्स कवर हो गए, कॉन्टिनेंट सारे कवर हो गए, लेकिन क्या सारे लैंडमार्क्स कवर हुए हैं? ध्यान से देखो बेटा, ये लैंडमार्क्स था, ये जिनके नाम लिखे हुए हैं वो सारे हमने कवर कर लिए, बट व्हाट अबाउट दिस? ये भी तो एक ह्यूज पार्ट ऑफ लैंड है ना, ये भी तो लैंडमार्क्स है, लेकिन ये कॉन्टिनेंट तो नहीं था, हमने कवर करा ही नहीं इसको। क्या है ये? व्हाट इज दिस? बेटा इसको समझने से पहले थोड़ा कॉन्टिनेंट पे दोबारा आ जाओ। कॉन्टिनेंट इज अ लैंड मास विच इज कवर्ड विद वाटर, है ना। इसके चारों तरफ क्या है? पानी है, लेकिन ये लैंड का जो हिस्सा है वो बहुत बड़ा है। ये जो हमने मिस करा है ये भी एक लैंड का हिस्सा है, इसके तरफ भी चारों तरफ क्या है? पानी है, लेकिन ये कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा है, साइज में थोड़ा छोटा है, और इसको क्या बोलते हैं? आइलैंड। क्या बोला जाता है? आइलैंड। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आइलैंड नाउ। देखो, द कॉन्टिनेंट्स डू नॉट इंक्लूड ऑल लैंड मासेस, some smaller piece of land surrounded by water on all sides are left out and these small pieces of lands are called island. इन्हीं को क्या बोला जाता है? आइलैंड बोला जाता है, ठीक है। There are lakhs of island on our planet. हमारे प्लानट पे बहुत सारे आइलैंड हैं बेटा। अब एक बार पहले आइलैंड और कॉन्टिनेंट के बीच के डिफरेंस को समझते हैं अच्छे से। देखो, आइलैंड क्या है? आइलैंड आर द स्मॉलर पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर। कॉन्टिनेंट क्या है? Continents are also surrounded by water, but they are comparatively very large. वो आइलैंड के कंपैरिजन में बहुत बड़े हैं साइज में, ठीक है। यहाँ देखो, लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में मिल जाएगा पक्का ये आपको। लार्जेस्ट आइलैंड इज द ग्रीन आइलैंड, ठीक है। अब ग्रीन आइलैंड को कॉन्टिनेंट क्यों नहीं बोला? बिकॉज ये साइज में जो कॉन्टिनेंट का एक आइडियल साइज होना चाहिए उससे बहुत छोटा है। कितना छोटा है? देखो, द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है ना। नो, छोटा कॉन्टिनेंट जो ऑस्ट्रेलिया है वो भी 3 पॉइंट टाइम बड़ा है किससे? लार्जेस्ट आइलैंड ग्रीनलैंड से। तो सोचो कितना छोटा होगा ग्रीनलैंड। समझ में आया? दैट्स व्हाई ग्रीनलैंड इज नॉट कंसिडर्ड एज कॉन्टिनेंट। क्लियर? देखो यहाँ पर, सन डोंट मिस इट आउट।
Greenland is the largest island in the world, and you would have to add the area of the 10 largest state of India to reach its size. हमारे इंडिया में जो सबसे बड़े 10 स्टेट है ना बेटा, उनका साइज मिला देंगे तब जाके आपका ग्रीनलैंड का साइज कवर होगा, इतना बड़ा है, ठीक है। India has more than 1300 small islands. Those include the two major groups, Andaman and Nicobar Island and in the Bay of Bengal and Lakshadweep Island in the Arabian Sea. है ना, ये हमारे दो मेन आइलैंड है, ठीक है। Now here, since 1981, the Indian Antarctic program has been exploring Antarctica, a continent with very cold climate. You know about it. और बेटा यहाँ पर हमने क्या सेटअप किया हुआ है, यहाँ पर हमने सेटअप किया हुआ है एक बेस स्टेशन जिसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री एक बेस स्टेशन है जहाँ पे जाके साइंटिस्ट रहते हैं, फिर वहाँ पे स्टडीज करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं उस एरिया को, ठीक है। और जहाँ पे यहाँ पे देखना ये द सेटलमेंट वेयर द साइंटिस्ट लिव हैज लाइब्रेरी एंड इवन अ पोस्ट ऑफिस ऑल्सो। थोड़ी बहुत वहाँ फैसिलिटी भी बनाई गई है उनके लिए। Am I clear? Understood? चलो मूविंग अहेड एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स, द इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट। बेटा ओशन एंड कॉन्टिनेंट की मैक्सिमम डिटेल्स हमने कवर कर ली हैं। नाउ व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दीज ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स ऑन द एनवायरमेंट वी हैव टू फोकस ऑन, ठीक है। द फर्स्ट वन हियर, बेटा विदाउट ओशन देयर वुड बी नो रेनफॉल, पढ़ लिया हमने ये, है ना। Without ocean, there would be no rainfall on the earth because oceans send rain to the continent and this is the part of water cycle. वाटर साइकिल पढ़िए पहले से। क्या होता है वाटर साइकिल में? वाटर इवेपोरेट होता है वाटर बॉडी से, ऊपर जाके कंडेंस होता है, क्लाउड बनते हैं और उन्हीं क्लाउड से फिर वापस रेन हमारे अर्थ में आती है। तो ये साइकिल होती है पूरी वाटर की, है ना। अब ये वाटर साइकिल को कंप्लीट कौन कर रहा है? बेटा जो ओशन से पानी इवेपोरेट हो रहा है वही तो पूरा कर रहा है ना। सो दैट्स व्हाई दिस ओशंस आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अर्थ वाटर साइकिल। सो दिस इज द फर्स्ट इम्पैक्ट। उसके अलावा और क्या है? Half of the world's oxygen is produced by ocean flora, which is why they are also known as the planet's lungs. Important point. इसके नाम से क्वेश्चन आ सकता है, what do you mean by planet's lungs? बेटा the flora, the plants of the ocean, they produce half of the world's oxygen. इसीलिए उनको planet lung भी बोला जाता है, ठीक है। So these are the impacts. The ocean therefore play a crucial role in regulating the climate and sustaining the life on the earth. इससे क्या समझ में आया? वाटर साइकिल से वो हमारा क्लाइमेट रेगुलेट कर रहे हैं ओशन, और हमारी अर्थ पे जो लाइफ सस्टेन कर रही है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द प्लैनेट्स लंग्स। करेक्ट? समझ में आया? चलो मूविंग अहेड एंड नाउ लेट्स सी द इम्पैक्ट ऑन ह्यूमैनिटी। ओशन एंड कॉन्टिनेंट का ह्यूमैनिटी पे क्या इम्पैक्ट है? बेटा ओशन का यूज हम एंशियंट टाइम से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? फॉर ट्रैवलिंग, फॉर ट्रेडिंग, है ना, और फॉर मिलिट्री पर्पज ऑल्सो, isn't it? कभी फाइट होती तो मिलिट्री रूट से भी कई बार अटैक होता था। yes, so these are some of the uses. Since ancient time people have used ocean and sea to migrate to the other region, so traveling, to trade in all kinds of good, इसके अलावा to conduct the military campaign also, और इसके अलावा source of food तो है ही, है ना, fishes और जो seaweeds होते हैं उनके लिए sea का बहुत अच्छे से यूज होता है। Am I clear? आगे देखो, Oceans have also nourished the culture of coastal people all over the world. बेटा कभी भी आप कोस्टल रीजन में जाओगे ना तो वहाँ के जो लोग होते हैं उनका जो रहने का तरीका होता है दैट इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द पीपल हु आर लिविंग इन द नॉर्मल सिटीज। वाई? दे आर हैविंग अ प्रॉपर डिफरेंट कल्चर। इनफैक्ट उनके पास ना अपनी कुछ टेल्स भी होती हैं। द लेजेंड्स अबाउट द सी गॉड्स, गॉडेस, सी मॉन्स्टर्स, ट्रेजर्स फ्रॉम द सी, इतनी सारी उनके पास टेल्स एंड स्टोरीज होती हैं सी से रिलेटेड। अगर आपने वो मूवी देखी हो मोआना, उसमें भी कितने सारे को सी गॉडेस, है ना, वहाँ सी मॉन्स्टर के बारे में दिखाया हुआ है। सो दिस इज ऑल वाई? बिकॉज ऑफ द ओशन। गॉट इट? और ये लोग क्या मानते हैं बेटा? दे बिलीव इन द ओशंस डेंजर्स बट ऑल्सो देयर ब्लेसिंग। एंड दिस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें क्या समझ में आया कि ओशंस आर ब्लेसिंग बट ऑल्सो सम टाइम दे ब्रिंग द डिजास्टर एंड वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। Am I clear? Chalo, with this we are done with this chapter. I hope you were able to comprehend each and every concept, but still having any doubt or facing any difficulty, do comment. I will revert back there. ठीक है? Soon we'll meet for the next chapter. Till then, take care and bye bye.